क्लोज्ड कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जब चेंज हो तब जा कर के कॉइल में एक करंट आ जाएगा और उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। यदि कॉइल क्लोज्ड हो तो करंट इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और कॉइल यदि ओपन हो तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन चूँकि सर्किट ओपन है तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन देख लिए थे। जब कभी भी एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो कॉइल के थ्रू और कॉइल क्लोज्ड हो तो उसमें एक करंट इंड्यूस होगा, और यह पूरा फेनोमेनन ही कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि नहीं। तो नीचे इस फैक्ट को लिख लेते हैं कि कब करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और कब केवल और केवल ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो नीचे लिखिएगा इफ़ द कॉइल इज क्लोज्ड देन बोथ EMF and current will be induced, and if the coil is open then only the EMF will be induced। ब्रैकेट में लिख सकते हैं since current through the open circuit is 0। अब अपने को जानना है कि यदि किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और चेंज होने में कुछ टाइम इलैप्स होगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण कॉइल यदि क्लोज्ड है तो कॉइल में क्या आएगा, करंट आएगा और ईएमएफ भी आएगा। करंट आएगा और ओपन है तो केवल ईएमएफ आएगा। तो कितना अमाउंट का ईएमएफ आएगा, कितना? यदि फ्लक्स का चेंज 100 वेबर तो कितना, और चेंज यदि कभी 200 वेबर तब ईएमएफ कितना। और यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अमाउंट पता चलेगा किसके साथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वह किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, तो वह चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, इसका जो फॉर्मूला या लॉ दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था फैराडे। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में EMI। तो फैराडे का कहना था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो E होगा वह इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को तो फाई सिंबल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई लिख करके नीचे में P लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है तो फाई और नीचे में E लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई नीचे में। तो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, d∅b/dt। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में यह हो जाएगा d∅b/dt। इसी को पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। और सब कुछ लिख करके आगे एक माइनस साइन लगा लेते हैं, और इस माइनस साइन के बारे में लिखते हैं कि निगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर लेंज लॉ। अब जब हम लोग लेंज का लॉ पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद का टॉपिक, तब जानेंगे कि लेंज का लॉ क्या है और निगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है। फिलहाल जब हम लोग फैराडे लॉ पढ़ रहे हैं तो केवल इक्वेशन याद कर लेंगे, E = -d∅b/dt, और वैसा ही अकॉर्डिंगली यूज करते चलेंगे। जब लेंज का लॉ आगे देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा माइनस साइन का। ठीक है क्या? हम लोग EMF का SI यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी से जानते आए हैं, क्या होता है, वोल्ट। और किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्ट, जूल पर कूलम। EMF था वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। वर्क इज जूल, चार्ज इज कूलम। तो जूल पर कूलम को ही सिंगल नाम क्या दिया गया, वोल्ट दिया गया। या वहीं पे आपने देखा था कि EMF किसी भी बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, कब, जब उसको एक्सटर्नली कनेक्ट
नहीं करे तब जा करके V इक्वस टू ई। तो यदि V और E इक्वल आ रहा है, दोनों चीज़ अलग है, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी है कि नहीं, लेकिन यूनिट वाइज दोनों जूल पर कूलम या वोल्ट ही। एक और यूनिट आपको ईएमएफ का दिख रहा होगा, फ्लक्स का ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, टाइम इज सेकेंड। तो ईएमएफ का एक और यूनिट पॉसिबल है, वेबर पर सेकेंड। और वेबर क्या है, तो वेबर है वोल्ट सेकेंड। वेबर क्या है, वोल्ट सेकेंड, या वोल्ट और इसको टाइम को सेकेंड ले लीजिए तो वह वेबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, समझ में आई बात क्या। इस चीज़ का ही पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और बोर्ड एग्जाम में यह स्टेटमेंट पूछा जाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, दैट इज ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। लिख करके नीचे जरूर दिखाना होगा कि निगेटिव साइन इज यूज फॉर लेंस लॉ। समझ पाए क्या, नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, फुल स्टॉप दे करके नीचे से डैट इज, यह जो बॉक्स लिखा हुआ है और पूरा नीचे तक लिख लीजिए। यदि कभी फ्लक्स का चेंज कांस्टेंट हो, फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ कांस्टेंट हो, टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स 0 और 10 सेकेंड के बाद फ्लक्स 100, तो टाइम फिक्स है डी टी 10 माइनस 0 10 सेकेंड, और चेंज इन फ्लक्स भी फिक्स है, फाइनल 100 इनिशियल 0। उस समय इसको माइनस डी बन जाएगा, डेल्टा 5b बाई डेल्टा टी करेंगे। और डेल्टा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। लेकिन कभी मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो वह टाइम का फंक्शन हो जाए, टाइम का फंक्शन होने का ही मतलब कि टाइम के साथ क्या करे, वैरी करे, तो फ्लक्स चेंज होगा। उस समय कभी भी डेल्टा के टर्म में तब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में कि नहीं करना होगा, या कभी फाई दे दिया टाइम का फंक्शन और किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ वह पूछा, तो पहले ईएमएफ निकाल लेंगे, और वह ईएमएफ यदि टाइम का फंक्शन आ रहा है तो उसमें वह पार्टिकुलर टाइम डालेंगे, उस टाइम पर कितना ईएमएफ था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलेगा, मिलेगा या नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही काम किया है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब ईएमएफ का कैसा वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कैसा वैल्यू, एक पार्टिकुलर टाइम पे है, और एक टाइम इंटरवल दे देता, जैसे एग्जांपल में बोले थे कि 0 पे फ्लक्स 0 सेकेंड पे और 10 सेकेंड के बाद फ्लक्स 100, तो वहाँ पर जो निकालते वह कैसा वैल्यू आता है ईएमएफ का, और डेल्टा करके जो निकालते हैं उस वैल्यू को बोलते क्या, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू बोलते हैं। कैसा वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। टाइम इंटरवल में हमेशा एवरेज वैल्यू, पार्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। निपटाइए, ईजी है, बहुत ही ईजी है। द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप चेंजेज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फाई इक्वल्स टू AT² प्लस, मीन्स यह फ्लक्स फाई कांस्टेंट है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, और जब भी किसी भी क्लोज लूप के थ्रू टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करे, तो उसमें फैराडे के लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय कॉइल का रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड करंट आएगा, आई इक्वल्स टू V/R। तो यहाँ पर वोल्टेज के बदले इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करंट आएगा। फर्स्ट पार्ट बोला है राइट द SI यूनिट्स ऑफ A, B एंड C। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन के पीछे का एकमात्र कंसेप्ट यह होता है कि यूनिट वाइज कभी भी LHS और RHS हमेशा क्या होगा, सेम होगा, या डायमेंशन वाइज भी सेम होगा, जिसको क्लास 11th के चैप्टर 1 में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही छोटा सा बात कि LHS में
जो फिजिकल क्वांटिटी पूरा RHS भी यूनिट वाइज है, वही फिजिकल क्वांटिटी कभी भी फोर्स लेंथ के इक्वल हो जाएगा क्या? तो यह फ्लक्स है तो पूरा RHS क्या होना होगा? फ्लक्स। और पूरा RHS यदि फ्लक्स है तो RHS में जितना भी टर्म है जिसके बीच का साइन या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, वह सब आपस में क्या होना होगा? फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स में ही आप फ्लक्स को ऐड कर सकते हो या फ्लक्स में से ही फ्लक्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और तब जा करके ओवरऑल क्या मिलेगा? फ्लक्स। तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यह पूरा भी। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का ऐसा यूनिट पहले से जानते हैं, वेबर। क्या जानते हैं? वेबर। एक और यूनिट अभी आपने देखा था फाई का, वोल्ट सेकेंड। आंसर में वोल्ट सेकेंड के टर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है? वोल्ट सेकेंड के टर्म में दे रखा है। तो या तो फाई को आप वोल्ट सेकेंड लेकर के चलिए और नहीं तो वेबर, जो भी अच्छा लगे। क्या किए हैं आप लोग? वेबर के टर्म में, वेबर के टर्म में। तो यहाँ से पता चला कि यह यदि वेबर तो पूरा RHS, और RHS में पहला टर्म AT² है यूनिट वाइज, हुआ वेबर होगा। दूसरा टर्म BT और तीसरा टर्म CV क्या होगा? वेबर। क्योंकि एक वेबर वाला में ही दूसरा वेबर ऐड हो सकता है, वेबर में सेकेंड ऐड, जैसे kg में मीटर ऐड, उसी तरह वेबर के साथ जब भी ऐड होगा तो यहाँ प्लस ना होकर माइनस होता, तो यह वेबर तो बगल वाला भी वेबर ही होना होता। तो यहाँ से आपको पता चला कि AT² अपने आप में यूनिट वाइज क्या होगा? वेबर। आपको A चाहिए तो T² को कहाँ भेजिए? नीचे। तो यहाँ से A दिखा, वेबर पर सेकेंड स्क्वायर, वेबर पर T तो सेकेंड होता है, T² है तो सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाइए BT पे। कहाँ पे आ जाइए? BT भी अपने आप में किसके इक्वल? वेबर के। यहाँ से यदि हम B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम नीचे गया तो वेबर पर सेकेंड। और लास्ट वाला C क्या हो जाएगा? वेबर। होगा या नहीं? बिल्कुल जिस फॉर्म में आंसर दिया है उस फॉर्म में आप जाना चाहें तो वेबर के बदले क्या डालिएगा? वोल्ट सेकेंड, वोल्ट, और एक सेकेंड कैंसिल तो वोल्ट पर सेकेंड। पहला वोल्ट के टर्म में क्या आता है? वोल्ट पर। यहाँ पर वोल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? वोल्ट आ जाता है। और यह हो जाता है वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड। ठीक है क्या? चलिए अब पार्ट B आया। अब क्या आया? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A, B एंड C। अब B पार्ट में बोला है किसका वैल्यू? ABC का वैल्यू दे दिया है 0.2, 0.4 और 0.6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। किसका वैल्यू? इंड्यूस्ड EMF निकालने का अभी तक आपके पास एकमात्र फॉर्मूला किसका लॉ? फैराडे का। E = -d∅B/dt -d∅B/dt। माइनस के बदले माइनस डालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑपरेटर लिखेंगे पहले पूरा। कितना? d/dt। फिर किसका वैल्यू? फाई B या फाई का। तो फाई आपका कितना है? AT² प्लस BT प्लस, या डिफ्रेंसिएशन का कौन सा फॉर्म है? U प्लस V। ऑपरेटर सबको देंगे, माइनस को बाहर ही रख ले। d/dt किसको? AT² को प्लस d/dt किसको? BT को प्लस d/dt किसको? C को दे देंगे। अब डायरेक्ट करें, माइनस A कहाँ जाएगा? कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। A का वैल्यू कांस्टेंट दिया है कितना? 0.2। B भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, तो A बाहर गया। और T² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2T, और A पहले से बाहर है तो 2AT प्लस B कहाँ जाएगा? d/dt ऑफ T 1 हो जाएगा। C अकेला कांस्टेंट 0, वैल्यू पुट करते ही -2 A के बदले 0.2, T के बदले 2 सेकेंड, आप प्लस B के बदले 0.4। यह 0.2 इंटू 2 0.4, 0.4 इंटू 2 0.8, 0.8 और 0.4 ऐड करेंगे तो 1.2, तो माइनस में 1.2 और EMF का ऐसा यूनिट क्या डाल लेंगे? वोल्ट। आंसर में दे रखा होगा 1.2 वोल्ट, मतलब वह EMF का मैग्नीट्यूड बताया, EMF का मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है क्या? अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हैविंग अ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ऐसा सर्कुलर लूप है और लूप के परपेंडिकुलर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। लूप का रेडियस दे दिया, जहाँ से एरिया निकाल लीजिएगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया। इसका मतलब लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो B और A सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। इस केस में फ्लक्स कैसा होगा?
मैक्सिमम फ्लक्स होगा। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 0.5 सेकेंड। अब फील्ड में रखा हुआ था परपेंडिकुलरली, यह फील्ड किसके परपेंडिकुलर? कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, एरिया के सेम डायरेक्शन, क्योंकि एरिया ऑलरेडी क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है। अब जैसे ही इसको फील्ड से रिमूव कर लेंगे तो लूप के पास एरिया होगा या नहीं? एरिया तो होगा, लेकिन फील्ड में तो है नहीं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनिशियल, मैक्सिमम फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स जीरो। फ्लक्स में चेंज आया या नहीं आया? चेंज होने में कुछ टाइम लगा, चेंज होने में कुछ टाइम लगा। चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ देगा। एवरेज वैल्यू ऑफ, फाइंड द एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द लूप ड्यूरिंग द टाइम। एवरेज ईएमएफ के लिए E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा फाई बी, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स तो फील्ड से हटा लिए हैं तो जीरो। अब माइनस इनिशियल फ्लक्स फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो इंटू कॉस जीरो भी कर ले सकते हैं, ध्यान रहेगा बाद में। पर यूनिट टाइम, इतना फ्लक्स है, जीरो होने में टाइम कितना लगा है? 0.5। यह माइनस और यह माइनस कैंसिल। बी का वैल्यू 0.5 टेस्ला। एरिया पाई आर स्क्वायर पाई, और रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10⁻² -2 का स्क्वायर। एरिया cos 01 और डिवाइडेड बाई 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल। पाई इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 25 पाई इंटू 10⁻⁻4। ईएमएफ का ऐसा यूनिट वोल्ट। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, या पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर ले सकते हैं, जो भी है वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप इज फाई। फाई को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, फुल स्टॉप दे करके फाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इफ द लूप इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम। इनिशियल का 2 टाइम्स होगा। एक लूप है, लूप का एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। यदि परपेंडिकुलरली प्लेस किए हैं प्लेन के तो फाई इक्वल्स टू बी है कि नहीं? उस समय इसका एरिया वेक्टर यदि बी ए बोल रहे हो तो किधर की तरफ? बी के डायरेक्शन में। अब जैसे ही 180 से रोटेट करवाएंगे तो यह सरफेस, यदि इस सरफेस का एरिया लिए हो इस पे परपेंडिकुलर, 180 से रोटेट करने मतलब जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे अपोजिट नहीं होगा, ऐसे अपोजिट होगा। यह सरफेस पहले उधर की तरफ, अब यह इधर हो जाएगा। तो इस सरफेस का जिसके थ्रू आप फ्लक्स लिए हो एरिया अब इधर ना हो करके इधर हो जाएगा, जबकि बी अपना डायरेक्शन सेम रखा है, तो अब फ्लक्स बी ए ना हो करके 180 मतलब बी ए कॉस 180 और कॉस 180 -1 माइनस बी ए हो जाएगा। तो यहाँ का फ्लक्स यदि फाई आपका क्या आ रहा था? बी ए, तो रोटेशन के बाद बी तो अपनी जगह पे ही रहेगा और ए का डायरेक्शन अपोजिट, तो अब जो फ्लक्स होगा वह क्या हो जाएगा? माइनस बी ए। पहला वाला फ्लक्स φ1 बोल ले और दूसरा वाला चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1। φ2 माइनस बी है, अब माइनस φ1 कितना है? बी है। यह क्या आया? -2 बी है। और इनिशियली भले ही आपने φ1 बोला है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियल जो भी फ्लक्स है वह फ्लक्स क्या है? फाई, मतलब यह φ1 या बी ए ही किसके इक्वल है? फाई के। तो बी ए यदि फाई है तो यह 2 फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ पाए क्या? तो कभी भी यहाँ से कंसेप्ट यह निकल करके आया कि एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखते हुए 180 से रोटेट करवाया जाए तो चेंज इन फ्लक्स जीरो ना होकर के इनिशियल का 2 गुना कर लीजिएगा मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज यदि देखिएगा तो इनिशियल का, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि लूप का एरिया ही क्या रखिए? एरिया वेक्टर कांस्टेंट रखिए, फिक्स रखिए, और बी ही अब अगली बार अपना डायरेक्शन क्या करे? 180 से चेंज कर ले, फिर भी चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का। होगा या नहीं होगा? जल्दी से निपटाइए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
इनिशियल फ्लक्स को φ1 यदि बोल ले तो φ1 क्या हो जाएगा, b इंटू ए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो इसको भी हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा कि लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह तो इस डायरेक्शन में जाता है, तो फील्ड डाउन होगा या अप होगा, यहाँ के लिए इधर होगा कहीं भी फील्ड। और इस लूप का एरिया किधर, इधर लूप पे परपेंडिकुलर कि नहीं, तो यह बी का डायरेक्शन, बी थोड़े ना ए का डायरेक्शन। और बी यदि लीजिएगा तो बी और ए के बीच का, ए तो ऑलरेडी ऊपर है, तो बी और ए के बीच का एंगल या तो 0 या 180, और cos 0 1 और cos 180 -1 होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स नॉन जीरो आएगा, फ्लक्स नॉन जीरो आएगा। और φ2 क्या निकाल लीजिए, 0। देयरफॉर E = माइनस डेल्टा φb बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा टी माइनस फाइनल फ्लक्स कितना 0, अब माइनस इनिशियल कितना बी है, अब बाई डेल्टा टी को अभी ऐसा ही छोड़िए, यह माइनस माइनस प्लस, तो बी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। E = बी विल बी μ0 I बाई 2 पाई आर, एरिया इज 1 mm², तो 1 मिलीमीटर के बदले 10 का पावर -3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी ए बाई डेल्टा टी इज 0.1 μ0 बाई 2 पाई, रेडी में 2 × 10 का पावर -7, आई वाज 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई आर इज 20 सेंटीमीटर, 20 × 10 का पावर -2, 10 के पावर -3 का स्क्वायर, 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 10 और यह 0.1 और 10 मिल करके 1 हो गया, यह 10 का पावर -7 और -6 -13, और एक 10 होगा तो 10 का पावर -12, -2 ऊपर गया, -12 पहले से है, यह -2 + 2 हो गया तो 10 का पावर -10 वोल्ट का EMF होगा या नहीं होगा। स्क्वायर शेप्ड कॉपर कॉइल हैज एज ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ मीटर एंड कंटेन्स 50 टन्स। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कॉइल का जो प्लेन है वह फील्ड के, मतलब फ्लक्स 0 या मैक्सिमम फ्लक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। हाँ, जब प्लेन के पैरेलल हो जाए तब एरिया के साथ 90 बनाएगा, उस समय 0। अभी प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस मच सेकेंड एंड रीस्टोर्ड इन इट्स ओरिजिनल प्लेस इन द नेक्स्ट 0.25 सेकेंड। फील्ड से पूरा प्लेन को बाहर करने में टाइम लगा 0.25 सेकेंड, और फिर 0.25 सेकेंड के बाद जहाँ था वहीं पर ला करके रख दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड EMF। एवरेज इंड्यूस्ड EMF का मतलब नेगेटिव है, फिर भी पॉजिटिव में पॉजिटिव है तो अच्छा ही है। इन द लूप ड्यूरिंग इट्स रिमूवल, जब रिमूव कर लिए तो फाइनल फ्लक्स 0, और इनिशियल फ्लक्स के लिए स्क्वायर शेप्ड है तो साइड दे दिया है तो एरिया मिल जाएगा साइड स्क्वायर करके, और फील्ड दे दिया है 1 टेस्ला, और एरिया और बी के बीच का एंगल तो 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो सीधा b × a करके इनिशियल फ्लक्स निकाल लेंगे। चेंज इन फ्लक्स 0 माइनस इनिशियल, आप -1 लेंज लॉ के कारण, ऐसे भी इन मैग्नीट्यूड ही पूछा है। आप पर यूनिट टाइम कितना 0.25 डाल लीजिएगा तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा रिमूवल का। टर्न का काम यह हुआ, सही याद दिलाएं कि आप जो लिए हो वह 1 टर्न के थ्रू फ्लक्स, और वैसा 50 टर्न है तो सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा या अलग अलग, सेम ही होगा, और सारे का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स है, लेकिन आउटगोइंग या इनकमिंग करके तो फ्लक्स आप लेते हो कि नहीं, तो सब सेम ही है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। तो एक को 50 बार ऐड करें या नंबर ऑफ टर्न 50 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वह जो नंबर ऑफ टर्न दिया है वह नेट फ्लक्स को बढ़ा देगा, नेट फ्लक्स को
बढ़ा देगा हर कॉइल के थ्रू उतना उतना फ्लक्स कि नहीं। तो यहाँ से E इक्वल टू यदि हम डायरेक्ट करें माइनस डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, तो माइनस फाइनल वैल्यू फ्लक्स का 0 इनिशियल हो जाएगा बी ए इंटू नंबर ऑफ टर्न, बी ए कॉस 0 फ्लक्स इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी ए कॉस थीटा, थीटा तो यहाँ 0 है तो बी ए और नंबर ऑफ टर्न n पर यूनिट टाइम डेल्टा टी, सबका वैल्यू एक ही बार में पुट कीजिए। बी इज 1 टेस्ला, एरिया इज साइड स्क्वायर तो हाफ इंटू हाफ, नंबर ऑफ टर्न इज 50, टाइम इज 0.25, 0 पॉइंट के बदले ऊपर 100 दे करके पॉइंट हटाएं, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, यह 2 और यह 2 कैंसिल, 100/2 कितना वोल्ट 50 वोल्ट। बी में यदि लिखेंगे तो बी में बोला है इट्स रीस्टोरेशन के टाइम में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, तो जब रीस्टोर कर लिए तो रीस्टोर करने से पहले इनिशियल फ्लक्स कितना 0, फाइनल कितना, तो यह एन बी है और टाइम उतना ही, तो बी में यही आंसर आएगा या बदल जाएगा। तो चुपचाप क्या लिख ले, सेम एज ए, सेम एज। पार्ट सी देखिए, ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग इट्स, यदि ए और बी में मैग्नीट्यूड नहीं पूछता, ईएमएफ पूछता, तो यह ईएमएफ +50 के -50 और रीस्टोरेशन वाला -50 आता, तो पहले नेट ईएमएफ लेंगे नेट, अब फिर उसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, फिर उसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो पहले नेट तब उसका, ऐसा नहीं कि यहाँ के ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और यहाँ के भी ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को ऐड करें, बिल्कुल नहीं। यदि देखा जाए तो यह +50 है तो यहाँ वाला -50 जो कि मैग्नीट्यूड 50 आया है, तो नेट ईएमएफ 50 प्लस -50 कितना 0, अब इसका मैग्नीट्यूड भी 0। पिछले क्वेश्चन में जो कॉइल था आपका स्क्वायर वाला, उसका रेजिस्टेंस दे दिया, ईएमएफ आप निकाल चुके हो 50 वोल्ट कि नहीं, ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस पता है और टाइम पता था 0.25, और आपसे पूछा थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, तो हीट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही जानते हैं, H = VIT I² R/T या V²/R/T। यहाँ वोल्टेज की जगह ईएमएफ दे ही दिया और R दे ही दिया, T पता ही है तो सीधा यूज कर ले V²/R/T या E² R/T, ईएमएफ के लिए E यूज होगा। तो आपका H यदि निकालिएगा तो E²/R/T, E इज 50² मीन्स 50 × 50, R इज 50 और टाइम इज 0.25, बाई 100 करते ही पॉइंट खत्म, 00 से 00, 5 × 5 25 से, या 25 कितना आया 25 जूल। और बी में भी ईएमएफ कितना आया है 85 आया है, तो वहाँ पर भी हीट क्या आएगा सेम ही आएगा, तो सेम एज ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन समझना है पार्ट सी को, पार्ट सी में यहाँ पर तो 0 आया है ईएमएफ, क्योंकि यदि रिमूव करने वाला रिमूवल वाला पॉजिटिव में ईएमएफ तो रीस्टोरेशन वाला निगेटिव, तो नेट ईएमएफ 0 आया था। लेकिन नेट हीट जो है वह 0 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप दो कारण, पहला कि आप हीट में ई का यूज नहीं कर रहे हो, किसका E² का, तो निगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा कि यदि जाने में रिमूवल में कंडक्टिंग फ्रेम गर्म हुआ है हीट हुआ है, तो आने में भी सेम टाइम है, सेम चेंज इन फ्लक्स है, तो उतना ही हीट होगा। तो हीट जो होगा वह इनिशियल का 2 टाइम्स हो जाएगा, हीट 0 नहीं होगा, ईएमएफ 0 हो जाएगा, रीस्टोरेशन और रिमूवल दोनों मिला करके, मतलब जिसको बोला ड्यूरिंग इट्स मोशन कि नहीं। तो यहाँ पर जो हीट आएगा वो आएगा 25 + 25 जूल = 50 जूल।